Hello everyone, welcome to Pavan Wag Academy. I am Ankita, your friend as usual guys. And today we will see, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपके चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15 का नेक्स्ट वाला पार्ट। तो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्राफाइट क्या होता है, डायमंड क्या होता है, और साथ ही साथ डिस्कस किया था फुलरीन क्या होता है। ठीक है, इन तीनों के अलावा हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में और डिस्कस किया था नेचर क्या होता है अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स का। आई मीन एसिडिक नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है। फिर हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स का एक बहुत तगड़ी वाली ट्रिक के साथ में पूरा का पूरा डिस्कशन किया था, अगर आपको याद होगा तो। साथ ही साथ मैंने आपको कैटेनेशन प्रॉपर्टी बताई थी एक ईजियर वाले ट्रिक के साथ, और मैंने आपको बताया था कि एलोट्रोपी क्या होता है। इफ़ यू रिमेंबर गाइस, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना। क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो को स्विच करते हो तो इट माइट हैपन कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी, क्योंकि वो बिल्कुल इसी के कंटिन्यूशन में। चलिए, तो मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था कि टोटल कार्बन के 5 आइसोटोप्स होते हैं, आउट ऑफ विच हम लोगों ने 3 आइसोटोप्स जो थे वो लास्ट वाले क्लास में डिस्कस कर लिए थे। तो उसी के कंटिन्यूशन में आज हम लोग देखेंगे गाइस कार्बन का आपका 4th वाला आइसोटोप, जिसका नाम है कार्बन नैनोट्यूब। कार्बन नैनोट्यूब के बारे में हर किसी ने बहुत ज़्यादा देखा है, बहुत ज़्यादा सुना भी होगा कि कार्बन नैनोट्यूब ऐसा है वैसा है, इसके इतने खतरनाक वाले यूजेस है। और आज के क्लास में हम लोग वो तो डिस्कस करेंगे कि कार्बन नैनोट्यूब होता क्या है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे अपने कार्बन नैनोट्यूब वाले सेक्शन को। सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करती हूँ ना कार्बन नैनोट्यूब की, तो कार्बन नैनोट्यूब में सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे क्या डिस्कस कर रही हूँ ज़रा देखना। मैं आपको एक मॉडल के साथ में इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बस थोड़ा सा वेट करो। जब भी हम लोग बात करते हैं ना कार्बन नैनोट्यूब की, तो पता होना चाहिए कि कार्बन नैनोट्यूब जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। कौन से शेप का होता है? कार्बन नैनोट्यूब आपके सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये फॉर्म होता है बाय रोलिंग ऑफ ग्राफाइट शीट्स। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ये थेरी क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा बोर मार रहा है ना। तो देखो, अब मैं तुमको इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देती हूँ। समझ जाओ कि ये है गाइज आपकी ग्राफाइट की लेयर। जैसे कि यहाँ पे बोल रखा है कि आपको कार्बन नैनोट्यूब को फॉर्म करना है, तो ये आपने ग्राफाइट की लेयर ली है। क्या करना है ज़रा ध्यान देना है। इस ग्राफाइट की लेयर को मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसको फोल्ड कर दूँगी। मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस इस ग्राफाइट लेयर को फोल्ड कर दिया। अब आप सब मुझे बताओ, ये ग्राफाइट लेयर थी, मैंने क्या किया? मैंने इस ग्राफाइट लेयर को इस तरीके से फोल्ड किया। समझ जाओ ये पेपर है, लेकिन आपको याद रखना है ग्राफाइट लेयर है। तो जब मैंने ग्राफाइट लेयर को फोल्ड किया तो उससे मेरा क्या बना? उससे मेरा कार्बन नैनोट्यूब बना। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये तो समझ गया मुझे बहुत अच्छे से कि जब अपन लोग ग्राफाइट लेयर को, ग्राफाइट की शीट को रोल करते तो हम लोग को कार्बन नैनोट्यूब बनता है, बट ज़रा ये भी तो बताओ कि सिलेंड्रिकल शेप कहाँ से है। तो देखो सारे के सारे, क्या इसका शेप आपके घर के सिलेंडर के जैसा है? क्या इसका शेप सिलेंड्रिकल है? हाँ भाई है। तो बस आपको क्या याद रखना है कि जो भी कार्बन नैनोट्यूब है ना, वो कैसे फॉर्म होगा? जब मैं ग्राफाइट की लेयर को क्या करूँगी, जब मैं ग्राफाइट की लेयर को रोल कर दूंगी ना, इस तरीके से रोल कर दिया ना, तो एक सिलेंडर शेप तैयार हो रहा है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन नैनोट्यूब बोलते हैं। अब याद रखना आपको ये है कि जो कार्बन नैनोट्यूब होता है ना, ये रोबस्ट की तरह होता है। रोबस्ट मतलब ये होता है कि आपका जब मर्जी तो आप इसको बेंड कर सकते हो, आपकी जो मर्जी आप इसको स्प्रिंग की तरह बिहेव कर सकते हो। एकदम मस्त होता है, जो मन चाहा उसको उस शेप में कन्वर्ट कर सकते। अगर मेरा मन करता है कि मैं इसको स्प्रिंग के जैसे खींचूं तो मैं वैसे भी खींच सकती हूँ। अगर मेरा मन करता है कि इसको मैं तोड़ फोड़ करके बेंड कर दूँ तो वैसा भी हो सकता है। इतना मस्त होता है ये कार्बन नैनोट्यूब। इतना तो इतना नहीं, एक और बात सुनो सारे के सारे। एक और प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि ये बहुत ही अच्छी हम लोगों को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। अब हम लोग देखेंगे गाइज इसके टाइप्स। याद रखने का कि जो भी आपका कार्बन नैनोट्यूब होता है ना, कार्बन नैनोट्यूब, इसके टोटल 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है आपका SWNT और सेकंड टाइप होता है आपका MWNT। ठीक है, अब जो गाइस ये SWNT है ना, इसी का मतलब होता है सिंगल वॉल कार्बन नैनोट्यूब। सिंगल वॉल, देखो ध्यान से सुनना है आपको। आप लोगों ने यहाँ पे ये सुना कि ये जो SW है इसका मतलब क्या हुआ?
सिंगल वॉल नैनो ट्यूब, सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब, सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब। अब आप लोग खुद ही सोचो, SW मतलब होता है सिंगल वॉल, तो MW मतलब क्या होगा? सिंगल का उल्टा क्या होता है? मल्टी वॉल, मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब, या तो फिर मल्टीपल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब। मल्टी वॉल भी बोल सकते हो या तो मल्टीपल वॉल भी बोल सकते हो। अब आधे लोग बोलेंगे मैम मुझे ये सब समझ गया कि जब ग्राफाइट शीट को मैं लूँगा, जब मैं उसको रोल करूँगा तो मुझे उससे क्या मिलेगा? कार्बन नैनो ट्यूब। मुझे ये भी समझ गया कि कार्बन नैनो ट्यूब का शेप सिलिंड्रिकल होता है। मुझे ये भी समझ गया कि वो रोबस्ट की तरह होता है, चाहे मैं उसको बेंड कर सकती हूँ, चाहे मैं उसको तोड़ फोड़ कर सकती हूँ, उसको स्प्रिंग के जैसे खींच सकती हूँ। मुझे ये भी समझ गया कि कार्बन नैनो ट्यूब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छी शो करता है। लेकिन मैम ज़रा ये तो समझाओ मुझे कि सिंगल वॉल और मल्टीपल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब है क्या चीज़? सिंगल वॉल और मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब है क्या चीज़? तो देखो एक बार ज़रा ध्यान देना, ठीक है, एकदम ध्यान से देखो सारे के सारे। क्या हुआ जब मैंने सिर्फ एक ही पेज को, मतलब सिर्फ ये कौन सी लेयर है? ये सिर्फ और सिर्फ भाई आपकी एक ही कार्बन ग्राफाइट की लेयर है, ठीक है। मैंने सिर्फ एक ही ग्राफाइट की लेयर को लिया, अब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। तो ज़रा मुझे एक बात बताना कि सिंगल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर को फोल्ड करने से ऑब्टेन हुआ है। सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राफाइट की लेयर को फोल्ड करने से बनेगा, क्योंकि उसका नाम ही क्या है? सिंगल। हम सबके जैसा सिंगल है वो नैनो ट्यूब। इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राफाइट की लेयर को फोल्ड करने के बाद बनेगा। इसीलिए इसका जो डायमीटर होता है ना, इसका जो डायमीटर होता है ना भाई, वो लेस देन होता है 1 नैनोमीटर। क्या होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर। अब खुद ही सोचो, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, ज़रा देखना ध्यान से। अब मैंने क्या किया, मल्टी वॉल के लिए मैंने एक से ज़्यादा ग्राफाइट लेयर ली। सो अभी तो ये पेज है, ग्राफाइट लेयर तो तुम्हारे ला नहीं सकती मैं। देखो ये मैंने एक ग्राफाइट लेयर लाई, ये मैंने सेकेंड ग्राफाइट लेयर लाई, और ये मैंने थर्ड ग्राफाइट लेयर लाई, ठीक है। पहले एक लाई, फिर सेकेंड लाई, फिर थर्ड लाई। अब मैंने क्या किया, ये तीनों ग्राफाइट लेयर को लिया है, ठीक है। कितने पेजेस है इसमें? देखो 1, 2 और 3 ग्राफाइट लेयर को लिया। अब मैं इसको फोल्ड करूँगी, तो भाई इससे भी आपका नैनो ट्यूब प्रोड्यूस हुआ। हाँ भाई प्रोड्यूस हुआ, लेकिन ऐसे नैनो ट्यूब को अब हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब। क्यों मल्टी वॉल? क्योंकि अब मैंने इस कार्बन नैनो ट्यूब को बनाने के लिए टोटल ग्राफाइट की लेयर 3 ली है। इसी का मतलब 1 से ज़्यादा ली है, इसका मतलब मल्टी ली है। इसलिए जो भी नैनो ट्यूब बनेगा उसका भी नाम क्या रहेगा? मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट गाइस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, खुद ही सोचो यार, मल्टी वॉल है, वॉल ज़्यादा है तो डायमीटर भी ज़्यादा होगा। इसलिए ऐसे केस में इसका जो डायमीटर होता है ना, वो होता है ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। तो फिर से एक बार डिस्कस कर लेते, कार्बन नैनो ट्यूब कैसे बनता है भाई? जब मैं ग्राफाइट की शीट को रोल कर देती हूँ, शेप कैसा बनता है? सिलेंड्रिकल। और क्या देखा? और मैंने ये देखा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, साथ ही साथ उसको रोबस्ट होता है, बेंड कर सकती हूँ, स्प्रिंग के जैसे खींच सकती हूँ, जैसी मेरी मर्जी में वैसे कर सकती हूँ। और क्या देखा? और ये देखा कि उसके होते हैं 2 टाइप, SWNT, MWNT। सिंगल वॉल में क्या करते हैं? सिंगल ग्राफाइट की लेयर को लेकर रोल करते हैं, डायमीटर छोटा होता है। फिर मल्टी वॉल में क्या किया? बहुत सारी ग्राफाइट की लेयर ली, एक से ज़्यादा ग्राफाइट की लेयर ली, उसको भी क्या किया? फोल्ड किया, और उससे क्या बना? मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब। और ऐसे केस में उसका डायमीटर क्या रहता है? ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। समझा या नहीं? ठीक है, सारे के सारे ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, अब कार्बन नैनो ट्यूब के बाद एंट्री होती है पिक्चर में आपके लास्ट वाले आइसोटोप की, जो होता है कार्बन का। तो अब तक हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किया था डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन। अभी की क्लास में डिस्कस किया कार्बन नैनो ट्यूब। और अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अब हम लोग डिस्कस करेंगे, यस, द मोस्ट अवेटेड कार्बन एलोट्रोप, जो कि है आपका ग्राफीन। चलिए देखते हैं ग्राफीन को। चलिए ग्राफीन को डिस्कस करेंगे। ग्राफीन, अब ग्राफीन क्या होता है ना, एक बार मैं लिख लेती हूँ फिर आप लोग समझते हैं। ग्राफीन का मतलब होता है सिंगल वॉल
सिंगल वॉल ऑफ ग्राफाइट, सिंगल वॉल, और या तो बोल सकते हैं हम लोग सिंगल लेयर ऑफ ग्राफाइट। जो भी आपकी सिंगल लेयर होती है ना ग्राफाइट की, इस कॉल्ड एज ग्राफीन। जो भी आपकी सिंगल लेयर होती है ना ग्राफाइट की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग ग्राफीन बोलते हैं। ग्राफीन जो होता है इसको टोटल ग्राफीन को क्या होता है, ग्राफीन हैव 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल होता है उसको, 2 डायमेंशन। कैसे, ये सब डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा रुको। साथ ही साथ जो भी आपका ग्राफीन होता है ना भाई, वो आपको यूनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी शो करता है, शोज यूनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़। चलिए देखेंगे भाई इस चीज़ को क्या कहता है ये सारा का सारा। आधे लोग बोलेंगे मैम आप तो बस कहानी लिखते जा रहे हो, समझा तो कुछ रहे नहीं हो, तो सुनो ना। देखो क्या बोला है मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि ग्राफाइन होता क्या है। जो भी एक अकेली सी लेयर होती है ना ग्राफाइट की, ये बेचारा सा अकेला सा ग्राफाइट है, और ग्राफाइट का बेचारे का अकेले का एक सिंगल लेयर है। तो जब भी सिंगल लेयर आप ग्राफाइट का ले लेते हो ना, तो ऐसे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफीन। द सिंगल लेयर ऑफ ग्राफाइट इज कॉल्ड एज ग्राफीन। अब आधे लोग बोलेंगे चलो ये तो समझ गया कि सिंगल लेयर ऑफ ग्राफाइट ग्राफीन होता है, ज़रा हमको ये तो बताओ कि ये 2 डायमेंशन क्या लिखा है। तो खुद ही सोचो यार, ये लेयर है, ये हुआ इसका लेंथ, ये हुआ इसका ब्रेथ, कितने डायमेंशन हुए, 2 डायमेंशन है कि नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये शो करता है आपको 2 डायमेंशन। और जो ग्राफीन होता है ना, वो भी इसकी बहुत सारी यूनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ होती है। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ ये ग्राफीन आपको दिखाता है जो बाकी आइसोटोप्स नहीं दिखा पाते। समझा या नहीं। तो सिंगल लेयर जो होती है, सिंगल आइसोलेटेड लेयर जो होती है ग्राफाइट की, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, ग्राफीन। और क्या बताया कि इसमें टोटल कितने डायमेंशन होते हैं, 2 डायमेंशन, लेंथ और ब्रेथ। और क्या जानना कि इसकी यूनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ होती है। तो गाइज हियर वी कंप्लीट आर, जो भी आपके एलोट्रोप्स थे कार्बन के, वो सारे के सारे हम लोगों ने डिस्कस किए। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग डिस्कस करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस को। चलिए देखते हैं क्या कहता है एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस वाला सेक्शन। चलिए डिस्कस करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस को। अब अपन ऐसा नहीं करने वाले कि पहले सबसे पहले एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस का वाइट फॉस्फोरस पढ़ेंगे, उसके बाद रेड फॉस्फोरस की कहानी पढ़ेंगे। इतनी कहानी पढ़ने के लिए टाइम किसके पास है। इसलिए अब हम लोग देखने वाले हैं अपनी अंकिता सबसे इजी वाली ट्रिक, जो कि है कंपैरेटिव फॉर्म की। तो चलिए गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग एंटर करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस के अंदर में विथ कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं इस चीज़ को, जिससे ये चीज़ आपके लिए एकदम बेस्ट तरीके से बहुत ज़्यादा इजी भी हो जाएगी और क्लियर भी हो जाएगी। चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर थिंग को। चलिए गाइस देखते हैं एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस। तो भाई आपके जो फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स होते हैं ना, वो टोटल 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो पहला टाइप होता है वो होता है आपका वाइट, जिसी को हम लोग येलो फॉस्फोरस भी बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड टाइप क्या होता है, सेकंड टाइप होता है आपका रेड फॉस्फोरस। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये कलर का थोड़ा सा बताओ, कैसे क्या याद रखे। तो याद करो, मैंने कल आपको एक ट्रिक पढ़ाई थी, कल मतलब प्रीवियस वाले लेक्चर में एक ट्रिक पढ़ाई थी कि अपने बॉडी में 2 टाइप के हेमोग्लोबिन होते हैं, WBC RBC, रेड ब्लड कार्पसेल्स एंड वाइट ब्लड कार्पसेल्स। इन द सेम फैशन फॉस्फोरस भी बोला कि हेमोग्लोबिन के हैं 2 टाइप, वाइट और रेड। इसका मतलब मैं भी मेरे 2 ही टाइप रखूँगा, वो भी कौन से वाले, वाइट और रेड। समझा या नहीं। अब आधे लोग बोलेंगे फिर ये येलो काय को लिखा गया यहाँ पे। तो याद रखने का कि वाइट वाला जो एकदम प्योर वाइट नहीं है मेरे वाइट बोर्ड जैसा, वो कैसा है ना, थोड़ा सा जूना हो जाता है, तो वो येलो इस टाइप का हो जाता है ना, वैसे टाइप का ये। ठीक है, और साइड में हम लोग हमेशा हमारा जो टेक्निक होता है पॉइंट लिखने का, वो वाले टेक्निक के हिसाब से जाएंगे। ये वाला टेबल ऐसा बुक में कुछ भी नहीं दे रखा है, इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जब ये टेबल हो जाएगा तो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट याद से लेने का। सबसे पहला पॉइंट जो अपन डिस्कस करेंगे सारे के सारे, वो रहेगा आपका कलर। ठीक है, कलर के बाद में हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना, कलर के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका ज्योमेट्री, कि इसकी ज्योमेट्री क्या होती है। ठीक है, अगर बॉन्ड एंगल होगा तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। साइड बाय साइड हम लोग देखेंगे
कि क्या ये स्टेबल है या नहीं है। कंसिस्ट ऑफ चेक करेंगे हम लोग, सॉरी ज्योमेट्री की जगह पे हम लोग कंसिस्ट ऑफ ले लेते हैं क्योंकि पॉइंट्स को मुझे एकदम सिस्टमैटिकली फ्रेम करने का है। साथ ही साथ हम लोग इसकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। स्टेबिलिटी के बाद में हम लोग चेक करेंगे रिएक्टिविटी को। रिएक्टिविटी के बाद में हम लोग चेक करेंगे इसके नेचर को। नेचर के बाद में हम लोग चेक करेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी इन पानी में। सॉल्युबिलिटी इन पानी मतलब ये सॉल्युबिलिटी इन वाटर चेक करेंगे। और साइड बाय साइड इसका नेचर देखने के बाद में, रिएक्टिविटी देखने के बाद में, कंसिस्ट ऑफ देखने के बाद में हम लोग देखेंगे इसके डायग्राम को। इतने पॉइंट गाइज हम लोगों को डिस्कस करना है। अब आधे लोग बोलेंगे कि मैम ये लास्ट लेफ़्ट साइड में पॉइंट क्यों लिखे गए हैं। तो बस आपको इतनी ही चीज़ दिमाग में फिट कर लेनी है कि अगर आप इस पॉइंट को लिख लेते हो ना तो आधा काम तो आपका वैसे ही हल्का हो गया। अब सिर्फ देखते जाओ ये पॉइंट के बेसिस पे ना ये टेबल मैं गारंटी देती हूँ कि आप 2 मिनट के अंदर में एकदम बेस्ट तरीके से फिट कर दोगे, बिल्कुल एकदम बेस्ट तरीके से। सिर्फ थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा, समझा या नहीं। चलिए देखेंगे क्या करने का। सबसे पहले पूछा गया है कि वाइट फॉस्फोरस और येलो फॉस्फोरस का आपका कलर क्या रहेगा। खुद ही सोचो यार, खुद ही सोचो। इसका नाम ही है वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस बोलता है भाई मेरा नाम ही है वाइट फॉस्फोरस, मतलब मेरा कलर भी कैसा रहेगा, वाइट। इसी का मतलब इसका कलर क्या रहता है, वाइट रहता है ना। रेड फॉस्फोरस कहता है भाई मेरा नाम है रेड, मतलब मेरा कलर भी कैसा रहेगा, मेरा कलर भी कैसा रहेगा, रेड रहेगा। इसीलिए इसका कलर क्या आया, रेड आया। अब पूछा गया है कंसिस्ट ऑफ। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। अगर मैं बात करती हूँ ना वाइट फॉस्फोरस कंसिस्ट ऑफ, तो आपको याद रखना है कि इसमें इंडिविजुअल P4 टेट्राहेड्रा होता है। इंडिविजुअल P4 टेट्राहेड्रा। ये ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं ना, ये MSTCT में भी देखने को मिलते हैं कि फॉस्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आधे लोगों को तो पता ही नहीं रहता, आधे लोग पगले जैसे P वाला ऑप्शन टिक करके आते, कोई लोग P2 टिक करके आते, सोचते भी नहीं कि P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। याद रखना है सारी चीज़ों को, ठीक है। मैं इतना भी गारंटी देती हूँ, अगर आप लोग सारे लेक्चर्स अटेंड करते हो ना, MSTCT के 50 क्या 60 to 65% क्वेश्चन आप कर पाओगे, लेकिन बचे हुए 30% के लिए यू विल बी रिक्वायरिंग सम पार्ट, ओके। और जो आपका रेड फॉस्फोरस होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें चेन होता है, इसमें कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ P4, कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ P4 यूनिट्स। P4 यूनिट की चेन रहती है, ठीक है। वो सब हम लोग डायग्राम में डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करती हूँ ना इसकी स्टेबिलिटी की, तो आपका जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो थोड़ा सा लेस स्टेबल होता है। कैसा होता है, लेस स्टेबल। जाहिर सी बात है, अगर ये है लेस, वाइट का उल्टा होता है रेड। यहाँ पे वाइट जो है वो लेस स्टेबल है, तो रेड कैसा रहेगा, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। अब ज़रा ध्यान देना, अगर कोई भी चीज़ लेस स्टेबल है, सबने बचपन से पढ़ा होगा कि स्टेबिलिटी जो होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी को। इसी का मतलब होता क्या है, अगर कोई भी चीज़ है लेस स्टेबल, तो वो उसकी रिएक्टिविटी कैसी रहेगी, ज़्यादा। क्योंकि आपको ये रिलेशन तो बहुत अच्छे से पता है कि जो भी स्टेबिलिटी होती है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिविटी के। स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। अगर ये है लेस स्टेबल तो इसकी रिएक्टिविटी कैसी रहेगी, मोर रिएक्टिव, क्योंकि स्टेबिलिटी का ही उल्टा क्या होता है, रिएक्टिविटी। अब ये है मोर स्टेबल, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव, तो ये वाला कैसा रहेगा, लेस रिएक्टिव रहेगा। अब लास्ट में आपको पूछा गया है नेचर बताओ। अब खुद ही सोचो यार, खुद ही सोचना, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाली आपसे, आप खुद ही सोचो। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, लेस स्टेबल है, स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, बरोबर। अब ये है लेस स्टेबल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिविटी को, मतलब रिएक्टिविटी कैसी रहेगी, ज़्यादा। अब खुद ही सोचो, कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, मतलब उसका नेचर कैसा रहेगा, उसका नेचर कैसा रहेगा, खुद ही सोचो कैसा रहेगा, पॉइजनस रहेगा। उसका नेचर कैसा रहेगा, पॉइजनस। खुद ही सोचो यार, मेरे एक्शन को देख के सब लोग समझ जाओ, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, कैसा रहेगा, पॉइजनस रहेगा। अब खुद ही सोचो, ये पॉइजनस है क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है, पॉइजनस का उल्टा क्या होता है, नॉन पॉइजनस, कैसा रहेगा, नॉन पॉइजनस रहेगा। सबको मेरे एक्शन से ये वाली चीज़ तो समझ गई ना, स्नेक पॉइजन देता है ना,
इसी का मतलब ये कैसा रहेगा, पॉइजनस। अब बोला गया है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, आपको पूछ रखा है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होने वाला, इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं फॉस्फोरस वगैरह वो पानी में सोल्यूबल नहीं होते, इसलिए ये भी कैसा रहेगा, इनसॉल्युबल। क्योंकि भाई है भी ये तो फॉस्फोरस, ये भी तो फॉस्फोरस ही है ना, दोनों के दोनों इनऑर्गेनिक तो है ना, क्या पानी में सोल्यूबल रहेंगे, नहीं रहने वाले, इनसॉल्युबल इन वाटर। लास्ट पॉइंट है भाई आपका डायग्राम, चलिए देखेंगे इसके डायग्राम को। डायग्राम में क्या बोल रखा है, इंडिविजुअल P4 टेट्राइड, इंडिविजुअल मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ P4 ही रहेंगे। ये हुआ आपका P4 टेट्राहेड्रा, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। देखो 1 2 3 4 एक ही है, इसीलिए इसका नाम क्या था, इंडिविजुअल। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रखा है, चेन बोल रखा है भाई यहाँ पे आपको, चेन मतलब देखो कैसे करेंगे, ये इस तरीके से हम लोग को चेन बनाने की है। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये इतने सारे क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो सुनो ना, करने का क्या है, कुछ भी नहीं करने का, बस एक ही काम करने का, और वो काम ये होता है ना, वो काम ये होता है ना कि हम लोगों ने क्या किया, इसकी चेन कनेक्ट कर दी, यहाँ से भी कनेक्टेड रहेगा, यहाँ से भी, और ये वाली चेन चलते जाएंगी चलते जाएगी। ऑब्जर्व क्या हुआ, ऑब्जर्व ये हुआ कि जो आपका वाइट फॉस्फोरस है उसका कलर भी है वाइट, ठीक है, बेचारा लेस स्टेबल है, मतलब रिएक्टिव कैसा है, बहुत ज़्यादा। अगर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा पॉइजनस। उसी के साथ साथ वो पानी में बेचारा इनसॉल्युबल रहता है क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये रहा इसका डायग्राम। कैसा लगा आपको एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि ऐसा कोई टेबल बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपके लिए बना के दिया है, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस, अब हम लोग देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। मतलब हम लोग अब ऐसे ऐसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स देखने वाले हैं ना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका ज्योमेट्री पढ़ना ज़रूरी होता है। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये हम लोग क्यों पढ़े, कितना बोरिंग पार्ट है ये। लेकिन याद रखने का, अगर आप लोग ये वाली चीज़ अभी नहीं पढ़ते हो तो आपको 12th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, किसी से भी पूछ लेना, पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है जिसका नाम है SN ब्लॉक एलिमेंट, या तो कभी कभी वो मेन ग्रुप एलिमेंट से भी बोला जाता है। तो आपको इस वाले पार्ट में, उस वाले 12th के चैप्टर में जो कि बहुत ज़्यादा टफ है, अगर आप लोग ये वाला पार्ट अभी यहाँ पे समझ लेते हो ना तो आपको एकदम इजीली समझ जाएगा। अब आधे लोग बोलेंगे हमारा कितना टाइम जा रहा है इतना सारा पढ़ने के लिए, लेकिन याद रखना अगर टाइम जाता है ना तो कॉन्सेप्ट भी तो समझ में आता है ना। अगर आप लोग जस्ट उसको फ्रैंकली रीड आउट करोगे ना तो आप लोग 2 दिन के बाद में पॉसिबिलिटी है कि पूरा भूल जाओगे और कंसेप्ट नहीं समझेगा। फिर आधे लोग बोलेंगे हम लोग कंसेप्ट समझ के करें भी क्या, बस पढ़ने से मतलब है। लेकिन याद रखने का 12th में तो कंसेप्ट लगेंगे ना, फिर वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे जाके सारे के सारे फंस जाते हैं, रिएक्शन आती ही नहीं है क्योंकि कंसेप्ट नहीं आते। कंसेप्ट जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जो कि 11th में एक्चुअली डेवलप होते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे वीडियोस पूरे टाइम तक देखो, क्योंकि आपके कंसेप्ट डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे अपने बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स को। सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करेंगे BCl3 के साथ में। चलिए देखते हैं इसको एकदम मस्त कड़ाकेदार ट्रिक के साथ। चलिए गाइस देखेंगे अपन लोग सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BCl3 को। सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे जो याद रखना है ना गाइस वो ये है कि BCl3 में B फॉर क्या होता है, बैट मत बोलना, बॉल मत बोलना, बोरॉन बोलने का। जब भी हम लोग केमिस्ट्री के क्लास में एंटर होते हैं B फॉर बैट भी नहीं बोलना, B फॉर बोरॉन भी नहीं बोलना, सारे के सारे क्या बोलेंगे, जय माता आदि भी नहीं, सारे के सारे बोलेंगे B फॉर बोरॉन, ठीक है। और साथ में आपने यहाँ पे देखा 3 मतलब क्या होता है, ट्राई, और Cl मतलब क्या होता है, क्लोराइड। तो सारे के सारे क्या बोलेंगे, सारे के सारे क्या बोलेंगे, सारे के सारे बोलेंगे B फॉर बोरॉन, ट्राइक्लोराइड। फिर आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो BCl3 होता है ना, पढ़े फटाफट, BCl3 जो होता है ना वो आपको टोटल 3 कोवलेंट बॉन्ड दिखाता है। 3 कोवलेंट बॉन्ड आपको BCl3 शो करता है। चलिए देखेंगे गाइस, BCl3 हम लोग को 3 कोवलेंट बॉन्ड शो कर रहा है, 1 2 3। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ये 3 कोवलेंट बॉन्ड क्यों शो करता है और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 3 कोवलेंट बॉन्ड शो करेगा। तो ज़रा देखो सारे के सारे, क्लोरीन कितने आए, 3 आए, बॉन्ड भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, इसीलिए कितने बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड।
चलिए ये तो हो गया। फिर आगे आपको अगर पूछा जाए कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या रहेगा, तो खुद ही सोचो यार, खुद ही सोचो, खुद ही सोचो। टोटल देखने का ध्यान से। आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, टोटल बॉन्ड कितने बने, 1 2 3, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन भी क्या रहेगा, sp2। अब आधे लोग सोचेंगे मैम मुझे कैसे याद रहेगा कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा। खुद ही सोचो यार, खुद ही सोचो, कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और जिसके ऊपर कोई नंबर नहीं होता उसके ऊपर कौन सा नंबर होता है, 1। 1 + 2 कितना होता है, 3। बॉन्ड भी कितने हैं, 3, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp2। क्योंकि 1 + 2 कितना होता है, 3, बॉन्ड भी है 3, हाइब्रिडाइजेशन भी क्या रहेगा, sp2। जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहता है ना, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 5 में, केमिकल बॉन्डिंग में, ज्योमेट्री क्या रहती है, कैसी रहती है भाई इसकी ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री रहती है ट्राइगोनल प्लेनर। सारे के सारे याद करो, कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा था, अगर आपको याद होगा तो। ये ट्राइगोनल प्लेनर के जैसा है ना, समझाया नहीं। चलिए ज्योमेट्री तो हो गया। फिर आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि इट शोज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये पॉइंट ज़रा देखना। अब आधे लोग बोलेंगे कि मैम ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट कहाँ से आ गया, ज़रा ये तो बताओ। अभी तक सब समझ रहा था आपने जो बताया, अब ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली चीज़ नहीं समझी। ज़रा देखना यहाँ पे, इस बोरॉन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड। एक डैश मतलब एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 2 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स आए, नहीं आए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इट शोज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। समझाया नहीं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का रहता है, 120 डिग्री। चलिए आ जाओ, सारे के सारे आ जाओ डिस्कस करने के लिए। BCl3, BCl3 का नाम क्या होता है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड। और क्या देखा, और ये देखा कि यहाँ पे टोटल 3 बॉन्ड है, क्योंकि क्लोरीन भी कितने हैं, 3। और क्या देखा, और मैंने गाइज यहाँ पे ये डिस्कस किया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन, अब बॉन्ड भी है 3, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का नाम भी क्या है, sp2। 1 + 2 भी कितना होता है, 3। ज्योमेट्री क्या रहती है, ट्राइगोनल प्लेनर। केमिकल बॉन्डिंग में एकदम कड़ा के तरीके से पढ़ाया था, जाके देखो सारे के सारे। और मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि ये कैसा ऑक्टेट दिखाता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्यों दिखाता है, क्योंकि 3 बॉन्ड है। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आया। ले लो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, आफ्टर दिस BCl3 गाइस, टुडे नाउ विल सी इन दिस लेक्चर AlCl3। चलिए देखते हैं AlCl3 को, AlCl3 को देखते हैं। AlCl3, अब ज़रा ध्यान से सुनना। AlCl3 की कहानी देखेंगे अब हम लोग। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने BCl3 की कहानी जानी, अब हम लोग किसकी कहानी देखने वाले हैं, AlCl3 की। तो गाइज आपका AlCl3 क्या कहता है, ज़रा ध्यान से सुनना। AlCl3 ये कहता है कि देयर आर 3 कोवलेंट बॉन्ड। आधे लोग बोलेंगे मैम ये 3 कोवलेंट बॉन्ड कहाँ से आ गए, और ये 3 तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, अनलकी नंबर है, पीछा ही नहीं छोड़ रहा। याद रखने का, कितने क्लोरीन आए, 3 क्लोरीन आए, बॉन्ड भी कितने लेकर आएंगे, 3 बॉन्ड। चलिए ड्रॉ करेंगे इस बहुत ज़्यादा प्यारे से स्ट्रक्चर को। मैंने ड्रॉ किया भाई इस क्लोरीन को, कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जो AlCl3 होता है ना, उसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। आते लोग बोलेंगे ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से आया, और मुझे कैसे याद रहेगा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही रखने का है। ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखो रे, देखो ऐसे के ऊपर जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और केमिस्ट्री में जिसके ऊपर कोई नंबर नहीं होता उसके ऊपर कौन सा नंबर होता है, 1। 1 + 2 कितना होता है, 3, और बॉन्ड भी कितने हैं, 3। याद रहेगा ना। आगे आप लोगों ने क्या जानना कि जो AlCl3 होता है ना, वो आपको डाइमराइजेशन दिखाता है। अब आधे लोग बोलेंगे ये डाइमराइजेशन वर्ड क्या है, कौन सा वर्ड आ गया।
AlCl3 आपको डाइमराइजेशन दिखाता है। डाइमराइजेशन मतलब कुछ भी नहीं करने का। डाई मतलब क्या होता है? 2 बार, 2 बार, बस 2 बार, इतना याद रखो। देखो रे देखो, मैंने AlCl3 लिया, यहाँ पे डाइमराइजेशन मुझे क्या बोल रहा है? 2 बार, इसलिए मैंने फिर से एक और AlCl3 लिया। जब AlCl3 दूसरे AlCl3 में मिलता है तो उससे क्या बनता है? Al 2 टाइम्स, क्योंकि Al 2 है और Cl कितने हो गए? 3 + 6, 3 + 3 कितना होता है? 6। तो भाई ये हुआ आपका Al2Cl 6 टाइम्स। जो लोग एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे होगे, तुम में से ऐसा कुछ लोग सोच रहे होगे, भाई देखो जो भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं, अपने महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स, मेरे को उनसे बस यही कहना है कि MST CT को छोड़ना मत। हो सकता है कि जेई का स्कोर कभी कभी उतना नहीं आता है और आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है जेई और नीट में, तो कितना खतरनाक कंपटीशन है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास में थोड़ा सा बैकअप प्लान होना चाहिए। तो आई विल जस्ट सजेस्ट यू टू गो विथ MST CT ऑल्सो। हाँ, MST CT को चिल्लर नहीं समझने का, वो भी कभी कभी बहुत सही सही आपको मुंबई पुणे के कॉलेजेस दिला सकता है इंजीनियरिंग के लिए और फार्मेसी के लिए, अगर आपका कोई साइड प्लान होगा तो ये वाली चीज़ भी कहीं ना कहीं हेल्प करती है। और ऐसे क्वेश्चंस डाइमराइजेशन वगैरह के आपको वहाँ पे पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो डाइमराइजेशन शो करती है। ये लेक्चर्स देखने के बाद 11th और 12th के मैं आपको गारंटी देती हूँ आप 65 to 70% क्वेश्चन MST CT के आराम से लगा सकते हो, आराम से, इसलिए वो भी देने का। ठीक है, चलिए, तो आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अब आधे लोग बोलेंगे मैम यहाँ पे तो आपने AlCl3 ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे Al2Cl6 क्यों लिखा? तो देखो Al कितने बार आए? 2 बार, इसलिए मैंने Al को भी कितने बार लिखा? 2 बार। Cl कितने बार आए? 6, 1 2 3, और क्या लिखेंगे? 4 5 6। अब सुनो क्या करने का, ध्यान से सुनो, अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट ये है, एक एल्यूमिनियम बोलेगा भाई मेरे पास भी है 3, दूसरा एल्यूमिनियम बोलेगा भाई मेरे पास भी है 3, ये एल्यूमिनियम बोलेगा मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, ये एल्यूमिनियम बोलेगा मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, क्योंकि मैंने टोटल 3 बॉन्ड्स ही बनाए। अब एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 बॉन्ड का मतलब कितना हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन। बेचारे का ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, रोने लग गया। फिर ये एल्यूमिनियम पे है, ये एल्यूमिनियम ने बोला भाई मेरे पास भी टोटल 3 बॉन्ड है। अब एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं, और मेरे पास टोटल 3 बॉन्ड है, मतलब मेरे पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये दोनों ने सोचा क्यों ना हम लोग शेयरिंग कर ले, बिल्कुल कर सकते हैं। ये इसने सोचा कि भाई ये क्लोरीन ने बोला रो मत एल्यूमिनियम, मैं तुझे अपना इलेक्ट्रॉन दूंगा, और ये वाले क्लोरीन ने इसको बोला एल्यूमिनियम तू भी मत रो, मैं तुझे अपना इलेक्ट्रॉन दूंगा, और हम सारे के सारे फ्रेंडशिप कर लेंगे, शेयर रिंग कर लेंगे, और क्या बना लेंगे? डाइमर बना लेंगे। समझा या नहीं समझा? तो इस तरीके से क्लोरीन ने बोला एल्यूमिनियम रो मत, मैं तुझे अपना इलेक्ट्रॉन दूंगा। इस क्लोरीन ने इस एल्यूमिनियम को बोला एल्यूमिनियम तू भी मत रो, मैं तुझे अपना इलेक्ट्रॉन दूंगा, और हम लोग क्या बनाएंगे? डाइमर बनाएंगे। इसलिए इन्होंने डाइमर बनाया। अब आधे लोग बोलेंगे ये स्ट्रक्चर मुझे कैसे याद रहेगा? तो बस जिसको काजू कतली पता है उनको स्ट्रक्चर आराम से आ सकता है। मुझे तो भाई काजू कतली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरे को यहाँ पे काजू कतली दिख रही है। आप लोगों को काजू कतली दिख रही है या नहीं दिख रही है वो आपका लुकआउट है, बिकॉज आई लव काजू कतली लाइक एनीथिंग। तो यहाँ पे मुझे बस काजू कतली दिख रही है। जिसको काजू कतली दिख जाए वो स्ट्रक्चर ये आराम से निकाल सकता है। बट क्वेश्चन दिमाग में आधे लोगों के तो ज़रूर आया होगा, मैम जो ये वाली चीज़ शेयरिंग वाली हुई है, क्या ये बोरॉन में पॉसिबल नहीं थी? बोरॉन में भी तो BCl3 था ना, क्या वहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं था? तो सुनो रे सुनो, बोरॉन आपके सेकंड पीरियड का है, और सेकंड पीरियड में ऐसा शेयरिंग नहीं चलता है, क्योंकि सेकंड पीरियड में आपके पास में वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है। सेकंड पीरियड में आपके पास में वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए शेयरिंग भी नहीं कर सकते। बट एल्यूमिनियम जो है ना भाई, वो आपके थर्ड पीरियड का है, वहाँ पे शेयरिंग चलता है, इसलिए यहाँ पे शेयरिंग हुई। गॉट द पॉइंट गाइज? चलिए, ये हुआ आपका Al2Cl6 का सारी की सारी कहानी। अब हम लोग मूव करेंगे ऑर्थो बोरिक एसिड की तरफ, जिसको बोरिक एसिड भी बोलते हैं। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। एक और बात, यहाँ पे ये डाइमर वाला फॉर्मूला याद रखने का, जितने लोग MST CT का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है? चलो लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए चलिए चलिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर AlCl3 किसको डिस्कस करेंगे? BOS3 टाइम्स को। चलिए देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना BOS3 को चलिए देखेंगे। BOS3 को ही हम लोग क्या बोलते हैं?
BOS3 को ही हम लोग बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड। और ऑर्थोबोरिक एसिड को ही और क्या बोला जाता है? बोरिक एसिड। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये दो नाम कहाँ से आ गए, बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड? मुझे तो बस एक ही नाम याद रहता है, मुझे मेरे नाम याद नहीं रहते, इस एसिड के कहाँ से मैं नाम याद करूँ? याद रखने का, अगर आप लोग सोच रहे होगे कि मैं एक ही आंसर लर्न कर लेता हूँ, एक ही रट्टा मार लेता हूँ, तो सुनो, अगर आपको सारी की सारी इसकी कहानी पता है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता है, बट अगर आपको ये नहीं पता कि बोरिक एसिड का एक और नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड, सारे के सारे वहीं पे फंस जाएंगे। एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपको बोरिक एसिड नहीं पूछेगा, वो आपको ऑर्थोबोरिक एसिड पूछेगा। आधे लोग तो वैसे ही शौक में पड़ जाएंगे, ये ऑर्थोबोरिक एसिड क्या है, मैं तो बोरिक एसिड पढ़ के आया था। इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आ जाओ यहाँ पे। बोरिक एसिड में आप लोगों ने क्या जाना, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी सेंट्रल एटम है ना, जो भी आपका सेंट्रल एटम है ना, जो कि बोरॉन है, सेंट्रल एटम बोरॉन जो होता है ना, वो अटैच है 3OH ग्रुप से। आपका जो भी सेंट्रल एटम बोरॉन है ना, वो टोटल कितने OH ग्रुप से अटैच है? 3OH ग्रुप से। जो दिखा वही मैंने लिख दिया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए भाई कि जो BOS 3 टाइम्स होता है ना, उसको लेयर स्ट्रक्चर होता है। जो भी BOS 3 टाइम्स होता है ना, उसको कैसा स्ट्रक्चर होता है? लेयर स्ट्रक्चर। और क्या जानना, और ये जानना कि ईच BOS 3 टाइम्स, जो भी आपका एक सिंगल BOS 3 टाइम्स है ना, is attached to other BOH 3 times, is attached to other BOH 3 times by hydrogen bonding। चलिए देखेंगे इसको कि ये कहानी क्या लिखी गई है। कहानी कुछ भी नहीं है रे, बस ध्यान से देखने का। क्या बोला गया है BOH 3 टाइम्स? देखो मैंने क्या किया, मैंने लिया BOH 3 टाइम्स को, मैं कुछ इसको इस तरीके से लिखती हूँ, लिख दिया। देखो रे, देखो B और OH 3 टाइम्स है। अब आधे लोग बोलेंगे कहाँ से लेयर बनी, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं, और इसका स्ट्रक्चर मुझे कैसे याद रहेगा? सबने घर में बहुत सारे बार रंगोली में स्वस्तिक बनाया होगा ना, स्वस्तिक बनाते हैं ना रंगोली में, बिल्कुल उसी टाइप का तो है ये, लेकिन स्वस्तिक में 4 रहता है, इसमें 3 है। अब एक और BOH 3 टाइम्स निकालेंगे भाई, देखो कैसे निकालेंगे। एक और मैंने BOH 3 टाइम्स निकाला, ठीक है, कुछ इस तरीके से। भाई यहाँ पे भी मैंने एक और BOH 3 टाइम्स निकाला, बिल्कुल कुछ इस तरीके से। ज़रा देखना ध्यान से कैसे निकालेंगे। BOH 3 टाइम्स को मैंने एक और निकाला। अब मैंने क्या जाना, थोड़ा सा देखो क्या लिखा गया था यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखा गया था। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सी होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी ना। यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है ऑक्सीजन, बॉन्डिंग कौन सी होंगी? भाई यही तो है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो एक टाइप हुआ, ऐसे बहुत सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोड्यूस होंगी, बहुत सारे लेयर्स बनेंगे, बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस जुड़ते जाएंगे। समझा या नहीं? ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं, ज़रा देखना इसको, हम लोग देखने वाले हैं आपके B2H6 के स्ट्रक्चर को इस मॉडल की हेल्प से। चलिए देखेंगे गाइस B2H6 के स्ट्रक्चर को इतने प्यारे से मॉडल के साथ। चलिए देखते हैं। और याद रखना B2H6 को मॉडल के बिना तो पढ़ा ही नहीं जा सकता। आधे लोग सोचेंगे मॉडल क्या है, खिलौने हैं सारे, इसके बिना हम पढ़ सकते हैं, बट याद रखना मैं गारंटी देती हूँ अगर इसके बिना पढ़ने जाओगे ना तो वो प्लेन वेन समझ में नहीं आएंगे, सारे दिमाग के ऊपर से टेंजेंट निकल जाएंगे। चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर थिंग को। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं B2H6 को। B2H6 जो होता है ना, B2H6 का मतलब ही हम लोग कहते हैं इसको डाइबोरेन। याद रखना है डाइबोरेन। आधे लोग बोलेंगे मैम ये डाइबोरेन क्यों बोल रखा है? क्योंकि बोरॉन कितने बार आए? 2 बार, इसलिए मैंने बोरेन के नाम के सामने भी क्या लिखा? डाइबोरेन। चलिए ये तो हो गया। अब आधे लोग बोलेंगे ठीक है आगे तो पढ़ाओ, तो सुनो ना। आगे की बात ये है कि B2H6 को डाइबोरेन बोला जाता है, अभी मैंने बताया। जब आप लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे लिख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
एंट्रेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट को तो ये आता ही नहीं है। कुछ भी लिख के आते हो, कुछ भी लिख के आते, पता ही नहीं होता है क्योंकि मॉडल देखा ही नहीं है। बट मैं आपको इसीलिए इस पर्टिकुलर टेबल को किसकी हेल्प से पढ़ाने वाली हूँ, इतने प्यारे से मॉडल की हेल्प से। सारे के सारे ध्यान से देखने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पहले मैंने चीज़ यहाँ पे क्या जानी, पहली मैंने चीज़ यहाँ पे ये जानी कि जो B2H6 होता है ना भाई, इन B2H6 हाइब्रिडाइजेशन पता है क्या होता है बोरॉन का? आपके बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। कैसे? वो सब आएगा, थोड़ा सा वेट करो। बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 टाइप के हाइड्रोजन होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। जो पहला हाइड्रोजन का टाइप होता है ना, उसका नाम क्या होता है? टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन। और दूसरे हाइड्रोजन का नाम क्या होता है? ब्रिजिंग हाइड्रोजन। क्या नाम होता है? ब्रिजिंग हाइड्रोजन। चलिए आ जाते हैं सारे के सारे इसके पिक्चर की तरफ। पिक्चर देखे बिना ये समझने वाला नहीं है। अब मैंने क्या किया, क्या लिखा गया है? B2H6 लिखा गया है। ड्रॉ कर देने का B2H6 को। चलो रे बाबा, कर दिया B2H6 को ड्रॉ। B2 बोरॉन 2 थे, 2। H कितने हैं? 6, इसलिए मैंने H भी कितने लगाए, इसलिए मैंने H भी कितने लगाए? 6 लगाए। क्या ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है? नहीं। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब ये वाला जो बोरॉन है ना, ये इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन तो आया ही होगा। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मैम ज़रा हमें ये बताओ, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि एल्यूमिनियम Al2Cl6 बना सकता है, बट बोरॉन B2Cl6 नहीं बना सकता। फिर यहाँ पे बोरॉन ने B2H6 कैसे बनाया? तो याद रखने का कि भाई ये जो हाइड्रोजन एटम है ना, ये हाइड्रोजन एटम बहुत छोटा सा एटम है। ऐसे केसेस में ये ब्रिजिंग बना सकता है। अब देखो, एल्यूमिनियम 3rd पीरियड का है, वो ब्रिजिंग शो करेगा। बोरॉन 2nd पीरियड का है, वो ब्रिजिंग शो नहीं करेगा। BCl3 में उसने शो नहीं किया। लेकिन खुद ही सोचो, इसके केस में बोरॉन ब्रिजिंग शो कर रहा है। इसके केस में एक 2nd पीरियड का एलिमेंट ब्रिजिंग शो कर रहा है। ये तो एक्सेप्शनल हो गया ना। इसीलिए ये वाला चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। याद रखना, केमिस्ट्री में पढ़ते वक्त जो भी चीज़ रहती है एक्सेप्शनल, उसके जैसा और कोई चीज़ नहीं होता, वो चीज़ कैसी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। याद रखने का सारे के सारे। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोरॉन 2nd पीरियड का है, ब्रिजिंग नहीं बना सकता है, फिर भी वो बना रहा है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। इसलिए एक्सेप्शनल केस है, याद रखने का, बहुत बार पूछा जाता है। अब देखो, मैं आपको सारे पॉइंट्स एंट्रेंस के हिसाब से भी क्लियर करवाने वाली हूँ, क्योंकि स्टेट बोर्ड पढ़ने का फ़ायदा एंट्रेंस में भी होना चाहिए, स्पेशली MST-CT में। महाराष्ट्र की बात करते, JEE में थोड़ा हाई लेवल का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? यहाँ पे मैंने ये ऑब्जर्व किया भाई कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये 4, 1 2 3 4, ये जो है ना, देखो मैं इनको नाम दे देती हूँ ABCD, ठीक है। ये टर्मिनल पे आ रहे, इसलिए इनका नाम क्या है? ये हाइड्रोजन का नाम क्या है भाई? टर्मिनल हाइड्रोजन। क्या नाम है? टर्मिनल हाइड्रोजन। इसलिए मैं इन सब के नीचे T लिख देती हूँ। T फॉर क्या बोलेंगे? T फॉर सारे के सारे क्या बोलेंगे? टैप मत बोलना, टर्मिनल बोलने का केमिस्ट्री में। और क्या जानना? और ये जानना कि ये हाइड्रोजन जो है, इसने 2 को जोड़ा है, इसलिए ये क्या है? ब्रिज की तरह बिहेव कर रहा है। ये हाइड्रोजन ने भी 2 को जोड़ा है, इसलिए ये ब्रिज की तरह बिहेव कर रहा है। और मैंने यहाँ पे क्या जानना? दोनों के दोनों हाइड्रोजन ने बनाए ब्रिज को, दोनों के दोनों हाइड्रोजन ने ब्रिज को बनाए, इसलिए दोनों के दोनों हाइड्रोजन आपके ब्रिजिंग की तरह एक्ट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ये क्या हुए? ब्रिजिंग हाइड्रोजन। तो ऑब्जर्व क्या हुआ? एंट्रेंस वाला क्वेश्चन सुनो। टर्मिनल हाइड्रोजन कितने हैं? कितने हैं भाई टर्मिनल हाइड्रोजन? 1 2 3 4। ब्रिजिंग हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 2 हाइड्रोजन है आपके ब्रिजिंग, ठीक है। और आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? या आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो बॉन्ड होते हैं ना, बॉन्ड वो 2 टाइप के होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के भी 2 टाइप है, वैसे बॉन्ड के भी भाई आपके 2 टाइप होते हैं। एक होता है आपका 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और एक होता है आपका 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये दोनों के दोनों बॉन्ड याद रखने हैं। फिर आधे लोग बोलेंगे मैम ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन क्या है और ये 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, हमको समझाओ ना। तो सुनो, कहना मुझे जो है ना वो ये है, आप लोगों ने यहाँ पे ये जानना
यहाँ पे एक टर्मिनल है, ये सेकेंड टर्मिनल है, ठीक है। क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, ये एक एटम है, ये सेकेंड एटम है, तो एक इसका इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। सेंटर भी है 2, इलेक्ट्रॉन भी है 2। देखो ये आधे लोगों को समझ में नहीं आता है, आपको अगर समझ में आ गया ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। एंट्रेंस के सारे क्वेश्चन यहाँ से करते आएंगे। यहाँ पे आपके 2 सेंटर है, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2, इसलिए इनका नाम क्या रहेगा, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ पे भी 2 सेंटर है और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2। यहाँ पे भी 2 सेंटर है और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2। यहाँ पे भी 2 सेंटर और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2। मतलब आपके टोटल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हुए, 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन कितने हुए भाई, 4 हुए। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, 4। पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में। और क्या देखा, यहाँ पे टोटल 3 सेंटर है, 1 2 3, बट पता है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ और सिर्फ आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है भाई आपके, ठीक है। देखना ज़रा, सेंटर कितने, 1 2 3, बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ 2। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एक और देखो, यहाँ पे आपके सेंटर कितने हैं, 3, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। ऊपर में भी सेंटर है 3, इलेक्ट्रॉन है 2, नीचे में भी सेंटर है 3, इलेक्ट्रॉन है 2। इसका मतलब आपके 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, 2 है। अब आधे लोगों को याद रखना है कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ही कौन सा बॉन्ड बोला जाता है, बनाना बॉन्ड। बनाना खाने की इच्छा हो रही है ना, बनाना बॉन्ड सुन के सबको ऐसा लग रहा होगा काश मेरे हाथ में बनाना होता था और मैं बनाना खा रही होती थी, एन्जॉयमेंट कर रही होती थी बनाना के साथ। तो भाई ये क्या हुआ आपका बनाना बॉन्ड। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान देना, आधे लोग बोलेंगे मुझे तो बनाना नहीं दिखा, आपको कहाँ से बनाना दिखा। अरे भाई बनाना तो पिक्चर में आने का है, अब आया पिक्चर में बनाना, देखो सारे के सारे। ये हुआ आपका पहला बनाना बॉन्ड, ये हुआ आपका सेकेंड बनाना बॉन्ड। कितने बनाना आए, 2 बनाना आए, इसलिए बनाना बॉन्ड भी कितने रहेंगे, 2। ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। चलिए आ जाओ सारे के सारे, ध्यान से सुनने का। मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, मैंने यहाँ पे आपको ये बताया B2H6 बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है, डाइबोरेन। आधे लोग सोचेंगे इतने ज़्यादा टाइम में इतना सा पढ़ा रहे हमको, बट याद रखना कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ। कंसेप्ट नहीं पढ़ाना होता था ना, डायरेक्ट फटाफट पढ़ा दिया होता, सब दिमाग के ऊपर से निकल जाता था। बस क्या ऑप्शन बचता था, रट्टा मार लेंगे, क्योंकि कंसेप्ट तो आता ही नहीं है। अब समझने का ध्यान से, क्या हो रहा है ना भाई, क्या हो रहा है ना, ये आपके ब्लैक कलर वाले 2 बोरॉन एटम है, ठीक है। ब्लैक कलर वाले आपके 2 बोरॉन एटम है। ये हुए आपके टोटल 4 हाइड्रोजन, और ये वाले हाइड्रोजन भाई आपके टर्मिनल पे आ रहे हैं। देखो ये रेड कलर वाले 4 हाइड्रोजन टर्मिनल पे आ रहे हैं, इसलिए ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन। देखो भाई मैंने बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल इसको ऐसे रख दिया है। ये ब्लैक बोर्ड का प्लेन है, लेकिन अपन 3 डायमेंशन में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये ब्लैक कलर वाले आपके टोटल बोरॉन हुए। हाइड्रोजन टर्मिनल कितने हैं, 4, इसलिए रेड वाले भी कितने हैं, 4। एक हाइड्रोजन है ऊपर, एक हाइड्रोजन है नीचे, एक हाइड्रोजन है ऊपर, एक हाइड्रोजन है नीचे। ज़रा ध्यान देना, बोरॉन एटम कितने आए, 2, ठीक है। हाइड्रोजन टर्मिनल वाले कितने आए, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन। ब्रीजिंग वाले हाइड्रोजन कितने आए, 2 आए, तो 2 आ गए। अब मुझे बताने का है बॉन्ड को। फिर मैंने क्या बताया, मैंने यहाँ पे ये बताया, ये भी है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी है 2 सेंटर, ये भी है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब आपके 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के टोटल कितने बॉन्ड आए, 1 2 3 4। अब आती है बारी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन को क्या बताया, आपका फेवरेट फ्रूट बनाना बताया। अब बातें लोग बोलेंगे मुझे कैसे याद रहेगा बनाना। देखो रे मैंने येलो कलर यहाँ पे लगाया है, येलो कलर किसका होता है, बनाना का ही तो होता है ना। इसलिए ये हुआ आपका एक बनाना, ये हुआ आपका सेकंड बनाना, इसलिए टोटल बनाना बॉन्ड कितने आए, 2 आए। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये तो समझ गया कि बनाना बॉन्ड 2 आ रहे हैं बीच में, मुझे ज़रा ये बताओ ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से हुए। देखो भाई यहाँ पे सेंटर कितने हुए, 1 2 3, यहाँ पे भी सेंटर नीचे में कितने हुए, 1 2 3, बट इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है ना, 3 इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ सकते। इसलिए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड कितने हैं, 2 1 2। समझाया नहीं, याद रखने का सारे के सारे पॉइंट।
कभी कभी एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है या एमसीक्यूज में अभी आ सकता है कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होते हैं, पता ही नहीं रहता आधे लोगों को। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, वो तो सोचते हैं ये ऐसा भी कोई बॉन्ड होता है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। बट आप सब लोगों ने पहले ही सुन लिया क्योंकि मैंने आपको पहले ट्रेन कर दिया। फिर पूछा जाता है बनाना बॉन्ड क्या होता है, आधे लोग तो एकदम शॉक में पड़ जाते हैं, ये ऐसा भी कोई बॉन्ड बनता है। याद रखने का सारे के सारे, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, आफ्टर दिस डाइबोरेन विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ विल डिस्कस SiO2। देखते हैं सारे के सारे SiO2 को। SiO2 का नाम ही क्या होता है, सिलिका होता है। चलिए देखते हैं अपने सिलिका को कि सिलिका की क्या कहानी है, देखते। चलिए देखेंगे भाई सिलिका को। सिलिका का मतलब ही क्या होता है, SiO2 होता है। अब आधे लोग ध्यान से सुनो, सारे के सारे सुनो। SiO2 जो होता है ना भाई, SiO2 वो आपको टोटल 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म दिखाता है। हैज़ 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म। कितने क्रिस्टलाइन फॉर्म, 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन सेंटेंस में आते हैं कि कौन से 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म सिलिका दिखाता है, या आपको इनमें से कोई भी एक फॉर्म दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि दिस इज़ वन ऑफ द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ व्हाट, पता होना चाहिए सिलिका। ठीक है, पहला होता है भाई आपका क्वार्ट्ज, सेकेंड होता है आपका क्रिस्टोबेलाइट, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है आपका ट्रिडिमाइट। ठीक है, क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट और ट्रिडिमाइट, भाई ये 3 आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं। कभी कभी ये पूछ के ये भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ दी क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका। ठीक है, चलिए आपको पता होना चाहिए कि SiO2 जो होता है ना वो लिंक्ड होता है, आर लिंक्ड टुगेदर। SiO2 क्या होता है, लिंक टुगेदर होता है इन टेट्राहेड्रल मैनर। SiO2 भाई आपका लिंक होता है टुगेदर कैसे मैनर में, टेट्राहेड्रल मैनर में। आधे लोग बोलेंगे मुझे तो नहीं दिखा टेट्राहेड्रल, रुको ना सब बताती हूँ आपको मैं। और क्या देखा आप लोगों ने, और ये देखा कि तीनों के तीनों क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होते हैं ना, ऑल 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, ऑल 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सिलिका आर इंटर कन्वर्टिबल। कैसे होते हैं भाई ये सारे के सारे, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, मतलब ये एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, सबसे काम का पॉइंट, खतरनाक वाला पॉइंट जो आग लगा देता है, बहुत बार एंट्रेंस में आता है, बहुत बार पूछा जाता है, और वो जो पॉइंट है ना वो ये है कि SiO2 हैज़ अ प्लेनर स्ट्रक्चर। आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता, जिसको ये चीज़ पता चल जाए ना उससे तो आधे क्वेश्चन ऐसे ही लग जाते हैं। SiO2 हैज़ प्लेनर स्ट्रक्चर, बहुत काम का पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो सारे के सारे, आ जाओ पिक्चर में, क्या क्या देखा। ये है भाई आपका SiO2, ठीक है, सुनो, ये भी है भाई आपका SiO2, ये भी है भाई आपका SiO2। ठीक है, बस मैं SiO2 निकालते जा रही हूँ। ये भी है आपका SiO2, ये भी है आपका SiO2। ठीक है, ये भी है भाई आपका SiO2। कर दिया SiO2 को ड्रॉ, और एक सीरीज़ निकाल लेते हैं। ये भी है भाई आपका SiO2। ठीक है, ये भी है आपका SiO2, ये भी तो है ना आपका SiO2। चलिए आ जाओ सारे के सारे, और क्या जाना आप लोगों ने यहाँ पे ये जाना क्या होता है ना, ये सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन को बोलेगा भाई मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे बिल्कुल गमता नहीं है, बहुत अकेला हूँ। ये सिलिकॉन बोलेगा भाई मेरी भी कहानी कुछ तेरी तरह ही है, मैं भी बहुत अकेला हूँ, बहुत बोर मारता है। तीसरा सिलिका बोलेगा भाई मेरी तो कहानी उससे भी ख़राब है, मैं भी बहुत अकेला हूँ। फिर वो सोचेंगे क्यों ना हम सब सारे के सारे मिल जाए, क्यों ना हम लोग सारे के सारे साथ में आ जाए। इसलिए सिलिकॉन ने इसको बोला चल भाई मैं तुझे ऑफ़र प्रोवाइड करता हूँ। इस सिलिकॉन ने इस वाले सिलिकॉन को बोला भाई मैं तुझे भी ऑफ़र प्रोवाइड करता हूँ। इस तरीके से ये क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। नीचे वाले नी ने बोला मैं भी बहुत बोर होता हूँ, इसने इसके साथ भी बॉन्ड बना लिया। इसने बोला मैं भी बहुत अकेला हूँ, इसने इसके साथ भी बना लिया। और भाई ये जो सीरीज़ है ना आपकी, ये वाली सीरीज़ बस चलते जाती है, सारे के सारे ऑक्सीजन से हम लोग इनको क्या करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। ये सीरीज़ चलते जाती है। आगे लोग बोलेंगे मैम ये तो साइड में तो कुछ लिखा ही नहीं, उसको भी तो बताओ ना। तो याद रखने का भाई, ये सीरीज़ चलते जाएगी, ये भी चलते जाएगी, ये भी चलते जाएगी, ये भी चलते जाएगी, ये सीरीज़ बस चलते जाती है। हुआ क्या, सिलिकॉन ने बोला मैं बहुत अकेला हूँ, मेरा मन नहीं लगता। दूसरे सिलिकॉन ने बोला भाई मैं भी बहुत अकेला हूँ, मेरा भी मन नहीं लगता। हम सब सारे के सारे क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। फिर आधे लोग बोलेंगे कि मैम
चलो वो सब ठीक है, पहले हमको ये बताओ कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर कैसे आया। तो देखो ये ना, ये आपको ऐसा दिख रहा है, बट ये एक्चुअली ऐसा नहीं रहता है। अगर मैं बात करूँ ना, ये तो आपका 2 डायमेंशनल वाला थिंग हुआ। जब मैं SiO2 की बात करूँगी तो ये ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली ऐसा होता है। अब बोर्ड में वो ऐसा दिख रहा है आपको, क्योंकि बोर्ड कैसा होता है, 2 डायमेंशन होता है। ये एक्चुअली ऐसा होता है भाई आपका SiO2, समझा या नहीं। तो ये प्लेन में आ रहा है, इसलिए प्लेनर स्ट्रक्चर। बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। अब आधे लोग बोलेंगे मैम चलो ये सब समझ गया, आप काम की बात बताओ। आप लोगों ने, आपने यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल मैनर क्यों लिखा? मुझे तो कहीं से भी टेट्राहेड्रल नहीं दिखा। देखो सारे के सारे एक सिलिकॉन को पकड़ते, कितने ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हुआ? 4 के साथ। इसको पकड़ लो, ये भी कितने ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हुआ? 4, इसलिए नाम भी क्या आया? टेट्राहेड्रल मैनर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। लाइक और शेयर तो बनता ही है भाई इतने अच्छे वीडियो को, कमेंट भी बनता है। मैं यहाँ पर सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। सुबह उठ के सबसे पहला काम पता है मैं क्या काम करती हूँ? सुबह उठ के सबसे पहला काम मैं कमेंट्स पढ़ने का देखती हूँ कि कौन से स्टूडेंट ने कमेंट किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट गाइज। जितने भी कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Okay, keep watching my video. Thank you very much.